सो थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन टू प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। और आज के सैटरडे मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में, जो स्पेशली एप्लीकेबल है प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस को लेके। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन कब करना है, कब ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर कोई एजेंसी मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है, नए ब्रांचेस ओपन कर रहा है, तो उसके लिए जीएसटी कैसे चेंज होता है। उसके बाद हमारा जो आरसीएम एक कॉम्प्लिकेशन है सिक्योरिटी एजेंसी को लेके, आरसीएम पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले अंकित जी जो हमारे साथ हैं, जो इन सवालों को हमें जवाब देंगे, ही इज अ मैनेजिंग पार्टनर फ्रॉम अहमदाबाद बेस्ड सीए फर्म। एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे अंकित जी से वो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें और फिर हम उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। मैं अहमदाबाद बेस्ड एक सीए फर्म है हमारी, टाटा चलानी कंसल्टेंसी एलएलपी करके, जिसका मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। उसमें मैं जीएसटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। हमारे और 4 पार्टनर्स हैं, जो 3 अहमदाबाद में बैठते हैं और 1 मुंबई में बैठता है, और एसोसिएट भी हैं पूरे गुजरात में, और कुछ मुंबई और दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। बाय प्रोफेशन मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू अंकित जी। सो फर्स्ट तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक सिक्योरिटी एजेंसी को कब करना चाहिए, स्पेशली वो कंपलसरी कब होता है? ओके, तो सबसे पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जब होता है, एकदम बेसिक देखने जाए तो जब आपका सिक्योरिटी के बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है, तो 20 लाख से ऊपर जाते हो तो बेसिक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैन पावर में ज्यादातर जब 20 लाख से ऊपर, सिंपल आंसर है, तो 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो तभी आपको लेना पड़ेगा। राइट। सेकंड, कई एजेंसीज क्या करते हैं, वो मल्टीपल स्टेट्स में अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं, एक्सपांड करने के लिए। तो क्या हर एक स्टेट के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना होता है, या फिर एक ही जीएसटी नंबर से आप सर्विस दे सकते हैं? उसमें 2 तरह के आंसर है। एक, हर एक स्टेट के लिए स्टेट अवे आंसर है कि आपको हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसलिए हर एक स्टेट में लेना जरूरी हो जाता है। उसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो मैंने बोला जो शब्द, वो मैं आपको बाद में कभी डिटेल में समझाऊंगा, पर लंबा टॉपिक है ये। पर सिंपल आंसर है, हाँ, मल्टीपल स्टेट में अगर आपकी ऑफिस हैं तो आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके। अच्छा, इसमें एक और आया था, क्विकली पूछ लेता हूँ। जैसे 2019 में आरसीएम आया था जीएसटी में, जो सिक्योरिटी सर्विसेज में एप्लीकेबल किया गया था। तो ब्रीफ अगर हम देखें आरसीएम होता क्या है, वो अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। ओके, आरसीएम का जो टर्म, जो शब्द है, जो एक्ट में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या तो फिर आप लोग सर्विस प्रोवाइडर हो और मैं सर्विस रिसीवर हूँ, तो सर्विस रिसीवर यानी कि मुझे वो जीएसटी भरने की लायबिलिटी आ जाती है। सिंपल वे में, आपको अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो किसी को भी, तो सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो सामने वाले की लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं कि आपकी। और इसमें भी कुछ जगह लगेगा, कुछ जगह नहीं लगेगा। वो कैसे नहीं लगेगा, एक एक करके एग्जांपल मैं आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर कुछ आरसीएम के रिलेटेड आपको इसी पे आरसीएम पे क्वेश्चन था कि जैसे हमारे इंडिया में तो 80-90% प्रोप्राइटर ड्रिवन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो समझिए मैं एक प्रोप्राइटर ड्रिवन एजेंसी हूँ, मेरे पास नंबर है जीएसटी का नंबर, पर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली अगर मैं हाउसिंग सोसाइटी को सर्विस दे रहा हूँ, उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता। और कुछ क्लाइंट होते हैं कमर्शियल क्लाइंट्स, जिनके पास जीएसटी नंबर होता है। तो इन दोनों केसेस में आरसीएम कैसे बिहेव करेगा, ये किसे पे करना पड़ेगा, मुझे या फिर मेरे क्लाइंट को? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है गीतेश खन्ना जो है, उनका प्रोप्राइटरी कंसर्न है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर उनका वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर्ड है, और सामने वाला बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या तो लिमिटेड कंपनी या तो एलएलपी है, तो आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या तो लिमिटेड कंपनी या तो एलएलपी को जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, ना कि आपको आएगी। ओके, उस केस में उनको भरना है। मतलब सिंपल टर्म्स में, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप कंसर्न अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी या एलएलपी को सर्विस प्रोवाइड करता है और दोनों जने रजिस्टर्ड है, तो सर्विस रिसीवर यानी कि
लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी को जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ओके, उनको डिडक्ट करना है, मतलब आरसीएम पे करना है इस तरह से। Yes. सेकंड केस में मैं हाउसिंग सोसाइटी को दे रहा हूँ सर्विस एंड वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऑब्वियसली उनके पास जीएसटी नहीं होता बिकॉज उनका टर्नओवर जो होता है वो कम होता है, तो उस केस में किसे जीएसटी पे करना है? उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है, या फिर कैसे ये काम करता है? उसमें भी दो आंसर है। फर्स्ट थिंग, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जो रजिस्टर्ड है और आप उसको दे रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि हाउसिंग सोसाइटी है या तो आरडब्ल्यू जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको हाँ। आप ये सर्विस देते हो, तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको ये लगेगा जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में ही, मतलब 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगा के आपको बिल देना है। उसमें सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि ओके। आरटीएम का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर दोनों पर्सन रजिस्टर्ड हैं तभी ही ये आरटीएम की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। ठीक है। ओके। अभी दूसरा आंसर है, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड करती है तो भी ये है, पर अभी एक जगह पे कुछ कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स अलग अलग आए हैं, जिसमें ओके। कई हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हो सकता है कि हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम भरना चाहिए, पर फिर भी अभी भी एक्ट में वो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कोई उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा है। पर ओके। अभी एक सिंपल टर्म्स में देखने जाए तो आपको एक ही चीज करने की है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, और अगर आप ऐसे हाउसिंग सोसाइटी को या तो वेलफेयर एसोसिएशन को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर लगा के आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना चाहिए। अभी ओके। उसमें एक निटी गिटरी आएगी, प्रॉब्लम आएगा कि हाउसिंग सोसाइटी जो बस छोटे पैमाने पे काम करती है, अपने मेंबर्स के लिए ही काम करती है, कोई प्रॉफिट अर्न करने का उनका मोटिव नहीं होता है, वो लोग जीएसटी की लायबिलिटी क्यों बेयर करें? राइट। ठीक, वो ऐसा उनका सवाल आ सकता है कि हम लोग जीएसटी क्यों पे। तो राइट। कई ये केसेस में हमें क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा कि अगर हम 100 रुपए की सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, उसकी जगह वो सर्विस की प्राइस थोड़ी बढ़ा दीजिए, 120 रुपए कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो और उसको जीएसटी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टोटल 120 रुपीज की सर्विस दिखानी है, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपने जीएसटी चार्ज उनसे नहीं करा है। और दूसरी तरह आपका जो 18 रुपए का अगर लॉस होगा, अगर वो पैसा नहीं देगा, तो 120 रुपए में ये कवर्ड हो गया, और आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके इसको 120 रुपए के ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी भर देने का सरकार के पास। बस, तो ओके। आप दोनों, आप अभी अभी खाने वाला भी ये अभी एक ही थोड़ा सा, प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा हाँ, प्राइसिंग को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो ये आपको थोड़ा नेगोशिएट सा, करना हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्री में प्राइसिंग वॉर बहुत ज्यादा है, बट एनीवेज तो ये है। वन ऑफ द सोल्यूशन है। सेकंड, अगर वहीं पे सिक्योरिटी एजेंसी एक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में भी आरसीएम में कुछ चेंज होता है कि सेम जो आपने बोला वही एप्लीकेबल है? नहीं, उसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी और एलएलपी जो रजिस्टर्ड है, हाँ। उसको आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही बिलिंग करेगी, और हमें जीएसटी के साथ पेमेंट उनको कर देना है। सिंपल। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में देखिए, फॉरवर्ड चार्ज मतलब अगर मैं लेमैन अंडरस्टैंडिंग में रखूं तो मुझे लगाना है जीएसटी और फिर गवर्नमेंट को पे करना है, सिंपल। यस, मतलब जिसने बिल किया है और जिसने बिलिंग किया है वही उसी को पे कर। कल तक पे करेगा, कलेक्ट करके। मेरा नाम आगे। दीपक है एंड मैं रिचगार्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था सर जी कि जैसे आपने बताया कि जो भी अगर एक इंडिविजुअल का टर्नओवर नॉट मोर देन और 20,000 हो तो वो जीएसटी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? यस, सो इक्वल टू और मोर देन 20,000, 20 20 lakhs। लाख। लेस देन 20 lakhs, राइट? यस, तो ये चाहे एक इंडिविजुअल पैन कार्ड, कोई इंडिविजुअल आदमी है वो पर्सनल नाम से भी चला सकता है, उसका बस 20 लाख से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, राइट? अब ओके, ठीक है। अभी मैं इसके थोड़ा सा वाइड एस्पेक्ट दे देता हूँ। अगर दीपक सिंह के पास दो कंपनी है, ठीक है, एक्सवाईजेड प्रोप्राइटरशिप है और दूसरी एबीसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, अगर आप दोनों के अंदर 20-20 लाख करते हो ना, तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टर्नओवर टोटल आपका 40 लाख हो गया इंडिविजुअल का। ओके। दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक पैन कार्ड चाहे वो दीपक सिंह हो, चाहे दीपक पांडे हो, चाहे अंकित कारिया हो,
तो एक पैन कार्ड के अंडर में 20 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 20 लाख के अंडर में हो तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? कोई भी सर्विसेज हो, सिर्फ टिकट सर्विसेज नहीं, कोई भी सर्विसेज आएगी। अच्छा, ओके। हाँ, बहुत सारी मीन्स एनीथिंग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे 20 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। यस, परफेक्ट। ओके। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि जैसे सिक्योरिटी एजेंसी के लिए अलग है, या कोई चीज सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका अलग है, कि सबके लिए सेम एप्लीकेबल है? ओके, सर्विसेज के लिए टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख रुपए। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए है 40 लाख रुपए। ओके, ओके, दैट आई अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट होगा आपका, अगर आप उसको बेचते हो या बना के बेचते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए 40 लाख का टर्नओवर। तो अगर आप दोनों करते हो तो आप चाहो तो बाइफरकेट कर सकते हो। एक जीएसटी से रिलेटेड ही है, मतलब टीडीएस करके एक हमारी एक टैक्सेशन होती है। टीडीएस के मामले में सर, अगर एक पर्टिकुलर पैन कार्ड जो भी है, पैन कार्ड है, उसके अंडर में कितना अमाउंट मंथली हम ले सकते हैं जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? टीडीएस आपका इसमें भी कौन सा सेक्टर के अंदर आप करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल इसके आपके लिए मैं चाहूंगा कि आप इंटरनेट के बारे में, ये क्वेश्चन है तो हम पर्सनली एक बार बात करें फोन पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है क्योंकि सर। ये जीएसटी का मैटर है, तो जीएसटी के लिए हम कंसंट्रेट करेंगे अभी के लिए। दैट्स व्हाई। ठीक है सर। ओके, आप मेरे नंबर पे कॉल से भी करिए, मैं कांटेक्ट आपको कर जरूर सकते उसका आंसर हैं दे दूंगा। टीडीएस पे। दीपक सर, हम एक सेशन भी रखेंगे, बिकॉज ये है छोटा सा चीज, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, स्पेशली अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पूरा एक सेशन रख देंगे इसके ऊपर, राइट? और कुछ क्वेश्चन है दीपक सर आपका, आप खुल के पूछ सकते हैं, और जो भी मेंबर्स हैं, सो दैट मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो। इसका पूरा मीटिंग का मकसद ये है। अंकित जी, एक सवाल और था। मान लीजिए कि आई हैव अ टू फर्म विद अ डिफरेंट पैन कार्ड और जैसा, तो जिसमें एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो मुझे आपसे जस्ट ये पूछना था कि जनरली आपका GSTR 1 और GSTR 3B, राइट, ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए? ओके, जीएसटीआर 1 बनने की ड्यू डेट है हर महीने के खत्म होने के, मतलब आज ये जनवरी महीना चल रहा है तो जनवरी महीने का रिटर्न हम फरवरी की 11 तारीख तक भर सकते हैं फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर और उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न का प्रोविजन होता है, वो उसकी डेट है 13th डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सेम वे जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की डेट है 20 तारीख और 22 तारीख। और हाँ, अलग अलग स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग विभाजन करके रखे हैं, जिसमें कुछ स्टेट्स को 20 तारीख है, कुछ स्टेट्स को 24 तारीख है और कुछ स्टेट्स को 22 तारीख की 3B रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। महाराष्ट्र के लिए क्या है सर? महाराष्ट्र के लिए सर 24 है। अच्छा, 24 इज द लास्ट डेट ऑफ GSTR 3B। यस। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे अगर मैं देखिए जैसे यूपी में भी है और मैं दिल्ली के साथ भी काम कर रहा हूँ, हरियाणा के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए या हर स्टेट का अलग अलग मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा? प्लीज, अंकित जी, दीपक जी ने पूछा कि वो 3 स्टेट में काम करते हैं, दिल्ली, हरियाणा एंड वन मोस्ट यूपी ही सेड, तो क्या उनको अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या फिर एक ही जीएसटी नंबर से वो ऑपरेट कर सकते हैं? अगर वो उनका फॉर्म एक जगह रजिस्टर्ड है, मान लो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और वो पूरे इंडिया में सर्विस देते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की, तो उनको एक ही नंबर से काम करना है। जब आप दिल्ली के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो सीबीएसई और एसजीएसटी लगाना है अपने बिलिंग में, और अगर आप दिल्ली के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको आईजीएसटी लगाना है। पर इसका दूसरा आंसर ये है कि अगर इनकी ये दिल्ली के बाहर अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज हैं और ब्रांच ओपन करके रखा है, और अगर वहां पे भी अच्छा टर्नओवर करते हैं तो उनको ऐसा करना पड़ेगा कि उधर भी जो भी स्टेट में उनको बिलिंग करना है, वहीं से अगर दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है तो जीएसटी अलग अलग स्टेट में लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आंसर आपके ब्रांचेस होने पे फिजिकली, या फिर कोई टर्नओवर का कुछ ऐसा लिमिट है या कुछ? टर्नओवर का लिमिट नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा जब एक तो टर्नओवर से अगर विभाजन करना है तो कर सकते हो, पर उसके ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि है तो आप ही की कंपनियां। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर काम करने में आपको इजी हो जाएगा और आपको अलग अलग अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करने में इजी हो जाएगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करने में इजी हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं।
दीपक सर, आपका आंसर और मिला कुछ या और फिर भी कोई पहलू डाउट है हैं आपको? जो डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही उसका complete सर जैसे कुछ क्लाइंट्स है, मेरी 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 जो सिक्योरिटी कंपनी है वो नोएडा में रजिस्टर्ड है, और मैं अगर गुड़गांव में क्लाइंट काम करता हूँ, तो कुछ क्लाइंट कहते हैं नहीं मुझे बिलिंग चाहिए हरियाणा के मतलब एड्रेस पे चाहिए, या हरियाणा में आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। पहले बहुत इशू आता था, तो फिर मैंने अपनी फर्म पे ही एक मतलब हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन करा दिया, एक दिल्ली में भी करा दिया, और एक यूपी में भी करा दिया। हाँ तो मैं तो अभी बिलिंग हरियाणा पे कर रहा हूँ। अगर मैं कोई नया क्लाइंट पकड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में मैं ना करके मैं यूपी में उसको बिल चढ़ा, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं, वो इनपुट तो ले लेगा उस बिल पे भी। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है उसको कि उसको जो क्रेडिट जब आरसीएम और सारे प्रोविजन जब मर्ज करते हैं ना, तो कुछ जगह उसको दिक्कत आ सकती है, उसकी उसकी वजह से वो काम ऐसे करना नहीं चाहता आपके साथ। और तब वो बोल रहा है कि आप मेरे स्टेट से ही काम करते हो तो अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है कि क्रेडिट का जो उसका मिश्रण होगा ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, और उसकी वजह से भी आपको ऐसा बोल सकता है वो, भाई आप ये सर्विसेज में, सुनाई दे रहा है ना आपको? यस यस हाँ यस सर, प्लीज। यस यस। आप ये सर्विसेज मेरे स्टेट में हो रजिस्टर करके ही दीजिए, ताकि मेरे को ये दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार लोगों के आईपीएससी का बैलेंस ज्यादा रह जाता है, सीजीएस का रजिस्टर का बैलेंस कम ज्यादा हो जाता है। तो वो सब बैलेंस करने के लिए वो लोग आपको ये डिमांड करते हैं। और कुछ कंपनी की पॉलिसी भी ऐसी होती है कि भाई ऐसे ऐसी कंपनियों के साथ ही काम करूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर डिटेल में और भी बात करना है तो हम जरूर एक बार फोन पे बात सर करते एक क्वेश्चन और था, मैं इन बिटवीन पांडे सर, मैं इन बिटवीन मैं अभी बीच में आया हूँ एक्चुअली। प्लीज मैं प्लीज ये पूछिए कहना सर। चाह रहा था कि मेरी सर्विसेज प्रोपराइटर, मेरी कंपनी प्रोपराइटरशिप में है, और कुछ क्लाइंट कहते हैं मुझे आरसीएम में बिल नहीं चाहिए, आप जीएसटी लगा के दे दो। तो कोई उसका इशू तो नहीं है अगर मैं जीएसटी लगा के उसको दे दूं तो? कोई इश्यू नहीं है। कोई इशू नहीं सरकार है को सर एक ही उसका? चीज से मतलब है, पैसा कोई भी एक जेब से आना चाहिए। आपके जेब जी से जी आ रहा सर, है या तो सामने वाले के जेब से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं है सर। हाँ क्योंकि हम अभी अभी क्या कर रहे हैं, मैं प्रोपराइटरशिप में अभी अपनी आरसीएम में कुछ क्लाइंट को देते हैं, बट कुछ क्लाइंट एनएससी जेड में जैसे काम करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर हाँ रहे हैं, हाँ हाँ। वो कहते हैं नहीं हमें आप बिल पे लगा के दे दो, ये हम्म, चीज है 18% हम चाहते हैं कि आप लगा के दो, क्योंकि हमारा कुछ उसमें इनपुट और लेने में उनको दिक्कत आती है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने क्लियर किया। उसका एक आपको मैं एस्पेक्ट दे देता हूँ। एसईजेड में जब आप बेचते हो, सर्विसेज देते हो, तो वो एक्सपोर्ट गिना जाएगा। जी क्योंकि कायदे से एसईजेड एक ऐसा यूनिट है जो इंडिया में ही बना है, इंडिया की जमीन पर खड़ा है, पर रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से वो फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, ऐसा ये कायदा कानून बताता है। ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, फर्स्ट। जी। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले लीजिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? जब एलयूटी। आप एलयूटी ले लो, जी क्योंकि आपने ले रखी होगी, मैं जानता हूँ, अगर आपने इतना डिटेल में बात करी है मेरे से, तो वो लेके, तो फिर भी आप सभी जो भी मेरे साथ यहाँ पे ये मीटिंग में है सब लोग, उनके लिए बताता हूँ कि एलयूडी क्या होता है। एक सरकार को एक बॉन्ड देते हैं हम लोग, ना उसमें कोई पैसा भरना है ना कुछ नहीं करना है, बस एक बॉन्ड देते हैं कि हाँ, ये सर्विस अगर मैं ऐसे को दे रहा हूँ, तो उसके सामने अगर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी जो एसईजेड फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी आएगी और मैं भर दूंगा। बस उतनी ही हमें जिम्मेदारी, एक बॉन्ड साइन करके देना होता है, और कुछ नहीं है। ये जीएसटी की वेबसाइट से हम तो सर बना ये आरसीएम के केस में भी सकते एलयूटी एलयूटी एप्लीकेबल होता है आरसीएम के केस में? हैं। जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज सर आरसीएम में हो गई, तो कई आरटीएम में एनएससी भी जेड में। जरूरत है, आरटीएम में जरूरत नहीं है, पर अगर फॉरवर्ड चार्ज में आपने बोला ना कि सामने वाला फॉरवर्ड चार्ज में बोल रहा है, तब जी हमें ये करना पड़ेगा। जी। राइट राइट। थैंक यू उनके सर, थैंक यू, दैट्स आर माय थैंक यू क्वेश्चन। दीपक सर। यस यस। अंकित जी, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। बताइए। बीच में ये आया था कि RWA जो होते हैं, वेलफेयर एसोसिएशन रेजिडेंसी, इनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, हाँ क्या कुछ ऐसा है? हाँ, उसमें सर आप में जो क्वेश्चन है ऐसा पूछ रहे हो ना कि जीएसटी में एग्जाम वो आरडब्ल्यू एग्जाम्प्टेड है या नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। अभी इसमें सर मैंने पहले भी बताया और अभी भी वापस बता रहा हूँ, इसमें दो तीन अलग अलग जजमेंट आए हैं, और ये केस अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि वो उसको एग्जाम किया जाए कि ना किया जाए। क्योंकि आरसीएम के एक कॉन्सेप्ट, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोलता है कि भाई सर्विस रिसिपिएंट, मतलब जो सर्विस ले रहा है, उसको आरसीएम भरना है, और उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है।
ठीक है। पर दूसरा एक कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, आरसीएम का कॉन्सेप्ट ऐसा भी है, एक्ट में लिखा है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल है। तभी ये इस केस में दो तरह के अलग अलग डिस्कशन हो रहे हैं हाई कोर्ट में। एक हाई कोर्ट बोल रही है कि ऐसा होगा, दूसरी हाई कोर्ट बोल रही है कि नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों के अभी भी फाइनल आंसर क्या है वो हमें अभी भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया है। आगे जाके हम मानते हैं कि जल्दी ही इसकी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, ताकि ऐसे डिस्प्यूट जो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आते हैं वो हम सॉर्ट आउट कर सके जल्दी से। अच्छा, एक चीज और पूछा था कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है? क्या कौन कौन से सेक्टर जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता? ओके, अगर आप एजुकेशनल यूनिट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी सर्विस उसको एप्लीकेबल नहीं करती, ठीक है। ऐसे ही ये अगर गवर्नमेंट बॉडी होती है या तो लोकल अथॉरिटी होती है या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको भी ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली गवर्नमेंट रिलेटेड है। हाँ जीतेश जी, आपको आंसर पता होगा, प्लीज। तीसरा क्या है? नहीं, तीसरा मैं ये पूछूं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बन रहा है या कोई टनल्स बन रही है या कोई रिंग रोड बन रही है, क्या वो भी एग्जेम्प्टेड है? उसमें भी उसका जो कंपनी उसको मैनेज करती है वो गवर्नमेंट बॉडी है या नहीं है वो देख के करना पड़ेगा। प्राइवेट है तो लगेगा तो ये एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से। अगर आरसीएम लगेगा तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरे पास एक सेकंड सर, मेरे पास एक्चुअली 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरे को ये बताया गया है कि भाई हमारा जो है एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हम बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड। और इनफैक्ट उन्होंने मेरे को एक लेटर ऑफ वो भी दिया हुआ है। उसके लिए उसका जो अग्रीमेंट होता है ना, वो एक बार देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बिना हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ऐसा है। क्योंकि अग्रीमेंट में प्योरली लिखा होगा कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, प्योरली लिखा होगा उसमें। मोस्टली जो जेवी होता है, जॉइंट वेंचर होता है, उसमें जिसका मैक्सिमम स्टेक होगा वो सारी चीजें ऑब्वियसली, अगर क्लाइंट ऐसा कोई लेटर दे रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, उनको चार्ज ही नहीं करना है। जीएसटी अथॉरिटी ने आपको पूछा कि क्यों आपने चार्ज नहीं किया या क्यों हमें जीएसटी नहीं भरा, तो आपने वो लेटर दिखा दिया, उसकी कॉपी दिखा दी, तो इट्स वेरी ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है, देयर इज नो एम्बिग्विटी देयर, राइट। थैंक यू जितेश जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। सर मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अंकित जी। अंकित जी, आपने जैसे बोला, कहाँ पे हैं आप पहले बताइए। हाँ जी सर आ जाइए, बोलिए सर, बोलिए, सुनाई दे रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अंकित जी, सर आपने जैसे बोला गवर्नमेंट को ये नहीं है, जीएसटी नहीं है गवर्नमेंट बॉडीज को, लेकिन मेरे पास ऐसे केस है कि मेरे पास गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी लगाता हूँ, बट आरसीएम होने के बाद भी उनसे जीएसटी लेके मैं भरता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है डिफेंस का, उसकी बात कर रहा हूँ। सर आपने खुद ही का आंसर दे दिया ना सर, ये क्वेश्चन का आपने खुद ही आंसर दे दिया। हाँ, मैं भर रहा हूँ। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो प्रोविजन क्या कहता है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज एक बंदा किसी रजिस्टर्ड बंदे को प्रोवाइड करता है तो आरसीएम ऐसे लगेगा, ठीक है। उसमें सरकार ने 2-3 ऐसे एक्सेप्शन रखे हैं कि अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या तो लोकल अथॉरिटी है, या तो तीसरा जो मैं भूल जाता था वो है कि जिसको टीडीएस की लायबिलिटी आती है उसके लिए, जिसमें तो ये 3-4 लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। उसी केस में होगा क्या कि आपके ऊपर ही लायबिलिटी आ जाएगी ना वापस। प्रोविजन जीएसटी का एप्लीकेबल नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, प्रोविजन जीएसटी का एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ये तो आपको तो भरना ही है, जीएसटी का लायबिलिटी होता है वो तो भरना ही है, किसी ना किसी को तो भरना ही है ना सर। यस यस। और अगर आरटीएम लगता है तो सामने वाला पे करेगा, वरना आप पे करोगे। और स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया है, जो एजुकेशनल यूनिट्स हैं उसको एग्जम्पशन दिया है, तो आपको नहीं, तो किसी को नहीं भरना है, ना आपको ना उनको। तो वो एजुकेशन स्ट्रीम में हमने बिल पे क्या लिखना है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है। वो जो क्या लिखना है उसके लिए मैं आपको दीपक जी से एक
पूरा एक स्टेटमेंट जो ड्राफ्ट करना होता है वो मैं आपको इनवॉइस में क्या लगाना है वो आपको बता देता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, एग्री बिजनेस में तो एग्जेम्प्टेड है सर ये, लेकिन Yes, मेरे साथ एकदम क्या सही। हो रहा था पिछले जब से आरसीएम लागू हुई, मैं क्या रिवर्स चार्ज लगा के दे रहा था इनको, लेकिन ये अभी तक जीएसटी फाइल ही नहीं कर रहे थे। अभी लास्ट मंथ पता चला जीएसटी उनका ब्लॉक हो गया, कैंसल हो गया। नंबर, हाँ, जीएसटी हाँ। नंबर ही कैंसल हो गया। तो मैं हाँ। उनको आनंद फानंद मेल किया। अब इतना पुराना रिलेशन है कि वो बिल देखते थे, हाँ हर महीना इतना तो जाता है, वो बिना बिल देखे वो ट्रांसफर कर देते थे। तो मुझे लग रहा था कि वो आरसीएम फाइल कर रहे होंगे, और मैं वो डाउट में थे कि संदीप जी जीएसटी पटा रहे हैं। उनको लगता था हाँ। संदीप जी जीएसटी पटा रहे हैं, हाँ। पहले से हम कई साल से कर रहे हैं, अभी तक तो वही जीएसटी पटाता था। अभी अब उनका नंबर ब्लॉक हो गया सर। अब वो बोल रहे हैं पिछले 7-8 महीने के लगभग जीएसटी आप पेड कर दो, हम पेमेंट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा सर? वो ऐसा बोल रहे हैं आपको कि आप जीएसटी पे कर लो, वो आपको जीएसटी का भुगतान हाँ, कर देंगे। वो अमाउंट देने को तैयार है, मैं अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ, और वो रिटर्न फाइल वगैरह सब हो गया। आपके तो सारे रिटर्न फाइल हो चुके होंगे। हाँ, पूरा जी, हर महीना हो रहा है सर। और ये कौन से साल की बात है ये अभी करंट का सर, इसी 21-22 की है? हाँ 21-22 जी जी। तो सर आपने जीएसटी 3 भी भर दिया होगा, पर जी आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, तो इसके हाँ लिए तो जी आपको अभी चारा नहीं है। उसको ये जी नंबर पहले ओपन करवाना पड़ेगा जीएसटी का, जी जी के बाद ही ये पूरा उसको पे करके काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पे कर दिया है, तो जो भी जी आपका फाइलिंग था वो आपने कर दिया है काम। जो जी नहीं जी। किया है अगर उसमें भरना है तो इंटरेस्ट भी मांगेगा और शायद पेनल्टी भी मांगेगा आपसे। नहीं, वो तैयार है सर, इंटरेस्ट पेनाल्टी देने को तैयार है, लेकिन मैं वापस जिंदा नहीं ये ऐसा करूंगा बोल करते रहा है। हैं, आप और आपकी सामने वाली पार्टी जो भी है उन दोनों को एक बार हम जूम पे या तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे अच्छा बात जी जी कर लेते हैं, और जी जी पूरा डिटेल परफेक्टली जान के मैं आपको परफेक्ट आंसर दे जी दूंगा। जी जी। और दूसरा एक बता क्वेश्चन दूंगा। था सर मेरा। हाँ। दूसरा क्वेश्चन था सर, निगम में मेरा काम चल रहा है सिक्योरिटी का। तो उसमें ऐसा है कि कुछ एजेंसी उनको आरसीएम लगा रही, कुछ नहीं लगा रही। सिर्फ मैं एकलौता ऐसा हूँ जो आरसीएम लगा के दे रहा है। भैया इस पर रूल मैं नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि मैं किसी से ले रहा हूँ, किसी से नहीं ले रहा हूँ, ऑडिट में फंसूंगा ही मैं, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद। तो उस टाइम मेरा कहना था निगम से कि भाई आप लिखित में दे दो कि संदीप जी आप हमसे फॉरवर्ड चार्ज लगाइए और हम पैसा दे रहे हैं, आप पटाइए। मैं उसके बिहाफ में कल के कल अगर ऑडिट होता है तो मैं वो पेपर को दिखाते बने मेरे को कि भाई निगम के बोलने पे मैंने ये पैसा लिया है करके। तो वो मानने को तैयार नहीं सर। अभी तो आरसीएम तो चल रहा है, लेकिन वो बार बार हर दूसरा महीना लेटर पकड़ा देते हैं, अरे यार तुम सब तो ले रहे हैं यार, तुम क्यों नहीं ले रहे हो यार, भाई क्या तमाशा है यार, हमको अलग अलग काउंटिंग करना पड़ता है, तुम ही नियम वाले हो, बाकी सब तो ले रहे। ओके, तो सर ये भी थोड़ा पेचीदा मैटर है, जो हमें उसका एक बीच वाला रास्ता निकालना, ताकि आप भी खुश रहे और वो भी खुश रहे। जी जी जी, तो क्योंकि मेरा मुझे जी जी आपके पेपर के साथ, आपके जो भी आपके पास अग्रीमेंट होंगे उसके साथ में बात, तो मैं आपको पूरा आंसर दे दूंगा, क्योंकि ये पूरा लंबा चलने वाला टॉपिक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको तुरंत आंसर दे दूँ इसका। हाँ जी जी जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अंकित जी, मेरा ये सवाल था जो कि जीते जी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो जैसे आपने बताया कि आप दीपक जी को दे देंगे लेटर जो भी ड्राफ्ट करना होता है, उन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एजेंसी टू द एजुकेशनल कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स, और ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट बॉडीज है, राइट? तो मुझे एक चीज बताएं सर, इसमें जीएसटी 0 दिखाना होगा कि क्या होगा? जो हमारी बिलिंग होती है, या तो उसमें सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होता है, या तो आईजीएसटी होता है, उसमें वो टोटल 0 दिखाना होगा कि क्या करना होगा सर? ओके, अगर एग्जाम्प्ट होता है ना, तो एग्जाम के लिए हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी एप्लीकेबल है वो दिखाने का, और उसके सामने फिगर को 0 दिखाना है, ठीक है? ओके। पर नीचे एक सेंटेंस जाएगा, एज पर नोटिफिकेशन दिस इट इज एग्जाम्प्ट, नो वन इज लायबल टू पे टैक्स, पे जीएसटी ऑन दिस अमाउंट। अच्छा, ओके। अच्छा सर, नोटिफिकेशन का नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसा नोटिफिकेशन का नंबर भी दे दूंगा, और पूरा राइटअप एक प्रॉपर वर्ड में मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे हम लिखते हैं, प्लीज सर। ठीक है? अच्छा, उसमें बस दूसरा जो है आरसीएम वाला होता है, आरसीएम में भी अब आपको लिखना रहेगा, एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस आरसीएम इज एप्लीकेबल इन दिस मैटर, सो लायबिलिटी टू पे जीएसटी विल बी ऑन यू। ओके, तो वो आप एक तो दे दें सर। अच्छा, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं,
ये चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पर Okay. उसमें शायद कई जगह ऐसा हो सकता है, मतलब अभी भी एनोमली है उसमें भी, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऐसे यूनिट्स जिसमें नॉर्मल एजुकेशन, जो प्योर एजुकेशन गिना जाता है, उसके अलावा कुछ होगा तो शायद उसके ऊपर टैक्स लगा दे फ्यूचर में। अभी कुछ नहीं। फिलहाल हम जा सकते हैं जैसा चल रहा है। यस यस। अच्छा, बाकी तो मुझे नहीं लगता। अलग अलग वेरिएंट्स है। जैसे एजुकेशन में आप गिनोगे स्कूलिंग, ट्रेनिंग भी शायद कोई गिनेगा, ट्रेनिंग भी उसमें गिनेगा। तो कौन से लेवल तक नहीं है, वो सब भी देखना पड़ेगा। पर अभी के लिए एजुकेशनल यूनिट्स में जो टीचिंग फील्ड वाला जो होता है वो ही, ट्रेनिंग वाला कुछ नहीं आता। स्कूल या कॉलेजेस? डेवलपमेंट वाला कुछ नहीं। स्कूल या कॉलेजेस? स्कूल या कॉलेजेस, और उसमें भी स्पेसिफिक होगा ये पढ़ाई वाला। पर हाँ, जो हाँ। स्किल डेवलपमेंट वाला होगा तो उसमें प्राइवेट होगा तो लगेगा, गवर्नमेंट होगा तो नहीं लगेगा। अच्छा सर, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो ट्रस्ट हो या फिर ऐसे जो सोशल वर्क कर रहे हो, तो इनको जीएसटी एप्लीकेबल है? हम ले सकते वो हैं? सबको एप्लीकेबल है, जीएसटी सबको एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर एक्सेम्पशंस मेंशन्ड इन द एक्ट। अच्छा, ओके। बंदा प्रॉपर एक इंसान है एज पर जीएसटी की लॉ, तो सबको रजिस्ट्रेशन लेना है। गवर्नमेंट बताएगी कि कोई किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, या तो जीएसटी है या तो ऐसा, वो गवर्नमेंट बताएगी। ओके सर। तो दीपक, अंकित सर से आप लेकर के प्लीज आप हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक सो अंकित सर, आपका टाइम भी हो गया, आपने 7:45 बोला था। सो क्विकली, अगर 2-3 minutes more if anyone has any question. yes